तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन तीनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट लगातार सवाल बने हुए हैं। आखिरकार मतदान प्रतिशत में गिरावट क्या संकेत दे रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज गिरने से किसको नफा नुकसान होने वाला है और बचे हुए 4 चरण के चुनाव में गिरते हुए वोटिंग परसेंटेज का क्या असर पड़ने वाला है? हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फेजवार तरीके से बताते हैं कि वोट प्रतिशत और इन्हीं सीटों पर 2019 में वोटिंग का आंकड़ा क्या रहा था। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। इस बार 60.18% मतदान रहा और 2019 में यहां पर 66.54% वोटिंग हुई थी। और इसी तरह से सेकेंड फेज की बात करें तो 55.4% यहां पर वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले काफी कम रही। 2019 में हुई थी 62.7%। लेकिन तीसरे फेज का आंकड़ा देखें तो 57.7%, 5 बजे तक का आंकड़ा था वोटिंग परसेंटेज, जबकि 2019 में 59.98% वोटिंग रही थी। तो यूपी में कल हुई 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में पहले और दूसरे चरण की तरह इस फेज में भी 2019 के मुकाबले वोट परसेंटेज कम रहा। यूपी में तीसरे चरण में वोट परसेंटेज में गिरावट आई है। 57.03% यहाँ पर मतदान रहा, जबकि मैनपुरी में 2019 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। मैनपुरी में 2019 के मुकाबले करीब 2% ज्यादा मतदान हुआ। बरेली और आंवला सीट पर 1% की कमी आई, लेकिन बाकी की सीटों पर 4 से 6% तक की कमी दर्ज की गई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, रतिभान त्रिपाठी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विजय उपाध्याय भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ज्ञानेश जी, वोट परसेंटेज का लगातार गिरना क्या इंडिकेट करता है? किस तरह का असर इसका आने वाले चरणों में पड़ सकता है? अभी तक के 3 चरण जो बीते हैं, तीनों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन तीसरे चरण में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज तेजी से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है, क्योंकि चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल डाटा बाद में जो रिलीज होती है उसमें 66% दिखाया गया था पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद। तो पहले से थोड़ा सा गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है अगर चुनाव आयोग की आधिकारिक बात माने तो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कहता है, सवाल ये भी है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज का गिरना ये बताता है कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र पर खत्म होते जा रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई नेता, चुनाव के पूर्व सभी लोग अपील करते हैं। अब सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी अपील का भी असर नहीं पड़ रहा। वोटरों की उदासीनता, ये हमारे लोकतंत्र में तंत्र हावी होते जा रहा है और लोग मतलब कि जनता उदासीन होती जा रही है। तो फिर क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, खास करके तंत्र हमारा बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि चुनाव में जो धन और बाहुबल की जो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, उससे वोटर को मन में लगता है कि मेरे वोट देने से होगा क्या। क्योंकि आप याद होगा, जो लोग हार जाते हैं उसको फिर राज्यसभा से या विधान परिषद से उनको शामिल करके मंत्री पद दे दिया जाता है। आपको याद होगा घोसी का एक मामला था, जहां प्रताप सिंह चौहान हार गए थे, फिर बाद में उनको विधान परिषद का मेंबर बना करके उसको मंत्री बना देंगे। तो मैं कहीं देख रहा था, तो एक वोटर ने कहा कि हमने तो उनको हरा दिया लेकिन वो मंत्री बन गए, तो हमारे वोट का कीमत का क्या है? यही एक चिंता का विषय है लोकतंत्र में। अगर बिल्कुल चिंता का विषय तो यह है कि आखिरकार उदासीन क्यों है मतदाता। रतिभान जी, आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं कह सकते हैं मतदाता के मन में, जैसा कि अभी ज्ञानेश जी ने जिक्र किया कि लोकतंत्र में विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्या लोगों को ये लगने लगा है कि हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है, सरकार जो बननी है वही बनेगी, हम वोट देकर क्यों अपना समय बर्बाद करें? क्या समय की बर्बादी लगने लगी है मतदाताओं को? रतिभान जी।
मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र के प्रति आस्था तो कम नहीं हो रही है, राजनीतिक दलों के प्रति अनास्था बढ़ रही है, ये एक बड़ी भली बात है। जो लोग समाज नेताओं के इर्द गिर्द जुड़े हैं, जिनको कुछ लाभ हानि दिख रहा है, जिनको कुछ फायदा दिख रहा है, इनके साथ जुड़ने से हमें कोई लाभ होगा, वो नेताओं के इर्द गिर्द जुड़ करके और अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन आम मतदाता बहुत उदासीन होता जा रहा है। उन्हें लगता है कि कौन हो हमें कहानी चेरी छोड़ के हो बुरानी, उस अंदाज में आ रहे हैं। नेता राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक कदाचार, राजनीतिक दलों के का जो अपने वचनों पर खरा न उतरना, राजनीतिक दलों की का मिथ्या वचन, जिस तरह से झूठ बातें बोलते हैं। और अभी इसी चुनाव में देख ले, तीसरे चरण चुनाव हुआ, तीनों चरणों में मुद्दे अलग हो गए। बात चुनाव से पहले विकास की बातें हो रही थी और दुनिया भर की कि हम देश कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन करना चाहिए, और चाहे पक्ष हो विपक्ष दोनों विकास हो, इस तरह की बातें कर। लेकिन चुनाव आते ही चुनाव सांप्रदायिकता पर चला गया, चुनाव जातिवाद पर चला गया, चुनाव दूसरे मुद्दों पर चला गया, चुनाव इतिहास भूगोल की बातें करने लगे। तो ये इस तरह के जो चाल चरित्र और चेहरा राजनीतिक लोगों का है, पार्टियों का है, इसकी वजह से भी उदासीनता बढ़ी है। उन्हें लगता है कि हम वोट दे आते हैं, ये लोग आपस में बंदरबाट करते हैं, ये नेता धनी हो जाते हैं, जनता जहां की तहां रहती है। उन्हें कभी 5 किलो आटे, गेहूं और चावल का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, तो कभी 1.5 लाख के मकान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पर उलझाए रखा जाता है, और वो जिन बातों को उलझाए रखा जाता है उनको भी ठीक से पूरा नहीं किया जाता। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव के जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज को प्रभावित करते हैं? यानी कि अगर चुनाव का मुद्दा बदल जाता है को, ये बहुत चिंता का विषय, भले ही वो प्रधान लेवल पर हो रहा है। अब उसमें कुछ हद तक जनता भी जिम्मेदार होती है कि वो अपात्र होते हैं और पात्र बन जाते हैं, फिर मिली भगत करके कुछ पैसे देकर प्रधान को और ऊपर के अफसरों को आवास ले लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है राजनीतिक दलों में, भ्रष्टाचार, बेईमानी और मिथ्याचरण, इसकी वजह से भी मतदाताओं का रुझान चुनाव की ओर कम होता जा रहा है। और शायद यही वजह है, गर्मी भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन गर्मी से बड़ी बात, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन गर्मी इतना बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इसी वक्त चुनाव होते हैं और हर बार लोग वोट करने के लिए जाते थे। विजय जी से अगला सवाल मेरा ये है कि कई बार वोटिंग परसेंटेज जब ज्यादा होता है, जब बम्पर वोटिंग होती है, तो माना यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी और लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान में अपने मत का इस्तेमाल किया ताकि वो सरकार बदलना चाहते हैं। कई बार वोटर ऐसा करता है, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज कम हुआ, तो क्या ये भी समझा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति नहीं है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सरकार बदलना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो वोट करने नहीं जा रहे हैं? क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है विजय जी? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए 2009 से और 2014 के दोनों चुनाव में तुलना करेंगे तो 2014 में 2009 के मुकाबले करीब 11% वोट ज्यादा पड़े थे और उसने पूरा सिनेरियो भारत की राजनीति को बदल दिया। 2019 में भी बहुत मार्जिनल डिफरेंस था। एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन बना था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। इस गठबंधन ने चुनौती पेश की बीजेपी अलायंस के सामने, यानी एनडीए अलायंस के सामने, तो 2.3%, 2.6% करीब वोट बढ़ा था। अब चूंकि लोगों ने कोशिश की, एक बड़ी कोशिश की गठबंधन बना के, लेकिन वो जो वोट बढ़े उसमें से बीजेपी का भी वोट बढ़ा और गठबंधन का भी वोट बढ़ा। बीजेपी के वोट हो गए 51.5% और गठबंधन करीब 37-38% वोट के बीच में रुक गया, 37.5% के आसपास। तो ये जो सिनेरियो, और 90% वोट इन्हीं दोनों पार्टियों को मिल गए। दरअसल इस बार का जो चुनाव है इसमें 2-3 चीजें मिसिंग है। पहली, कोई कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता है ही नहीं राजनीतिक दलों के बीच में। एक तरफ बहुत कारपेट बॉम्बिंग है। क्या ये भी एक वजह है कि उत्साह नहीं है उतना, उम्मीदवारों में भी नहीं, पार्टियों में भी नहीं, जितना हर बार के चुनाव में हुआ करता था, तो इसलिए वोटर्स भी उतना ही उदासीन है? देखिए, हाँ बिल्कुल यही बात है कि वोटर इसलिए उदासीन है क्योंकि प्रतियोगिता ही नहीं है। एक तरफ एक पार्टी 400 सीटों का दावा कर रही है और वो पार्टी वोटों में भी मजबूत है। महागठबंधन को भी 5 साल पहले उसने हराया, विधानसभा चुनाव में भी उसने एक बड़े गठबंधन को हराया और वो मजबूती से कायम है। तो जो उसका वोटर है उसको तो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं। जो हराने वाले वोटर हैं वो थोड़े से डिमोरलाइज दिख रहे हैं। और जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, उन्होंने कोई जोरदार भाषण नहीं दिया, कहीं से जोश नहीं भरा, कोई ऐसा मॉडल सामने नहीं रखे जिसपे भरोसा हो। क्रेडिबिलिटी की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोटर के लिए।
तो जब तक टकराव की स्थिति नहीं होती है, बढ़ चढ़ के मतदान नहीं होता है। कम से कम उत्तर प्रदेश के ट्रेंड यही है। बाकी जगह पे दूसरी स्थिति, उत्तर प्रदेश बिहार में तभी होता है वोट जब जबरदस्त घमासान होता है और मतदाता भी एक दूसरे को हराने जिताने के लिए बिल्कुल डट के मैदान में आ जाते हैं। लेकिन ये चीज पूरी तरीके से मिसिंग है। चुनाव की शुरुआत तक वन साइडेड चुनाव था। चुनाव शुरू हुआ, आकाश आनंद वगैरह ने कुछ गर्मी पैदा की, कुछ राहुल ने गर्मी तो खैर क्या पैदा की, एक ही मीटिंग की उन्होंने अखिलेश साथ अमरोहा में, प्रियंका का एक रोड शो खाली। अच्छा, जो बयान होते हैं, आकाश आनंद का आपने जिक्र किया, जो बयान होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं क्या वोटर्स को? क्योंकि उन्हें लगता है कि वार पलटवार तो चल ही रहा है, हमारे वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, नेता आपस में लड़ रहे हैं, नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो इसलिए अपनी वोटिंग की जो अहमियत है उसे नहीं समझ पाता वोटर। नहीं, ऐसा नहीं है। वोटिंग की अहमियत तो समझ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हम जाएंगे वोट देने तो हम किसे वोट देंगे, हमारे वोट से क्या जिसको हम चाहते हैं उसकी सरकार बनना चाहती है, हम अगर उसे वोट नहीं देना चाहते तो भी वोट। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कोई जीत जाए लेकिन हमें वोट ना देना पड़े। ये भी एक रणनीति होती है कि भाई हम वोट नहीं डालेंगे, हम इस पार्टी को वोट नहीं डालते हैं। अच्छा, ये भी लोग सोचते हैं कि हमें वोट ना देना पड़े लेकिन हम जिसे चाहते हैं प्रत्याशी वो जीत जाए। तो ये भी समझ सकते हैं कि गर्मी भी एक रीजन हो सकता है। ज्ञानेश जी के पास में आ रही हूँ। ज्ञानेश जी, गर्मी हो वजह या फिर कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वोटर मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वजह जो भी हो, लेकिन किसको नफा किसको नुकसान, क्या लगता है इस बार के चुनावों में क्या नजर आ सकता है वोटिंग परसेंटेज गिरने की वजह से? देखिए, वोटिंग परसेंटेज गिरने के कई कारण हो सकते हैं। इस पर पूरा एक विश्लेषण करना होगा। जब रिजल्ट 7 चरण के जब चुनाव हो जाएंगे तब एक्चुअल पता चलेगा कि लोगों ने क्यों वोट दिया, किसको वोट दिया, और जो अभी कई वक्ता बता रहे थे। लेकिन आप समझिए कि चुनाव आयोग यानी तंत्र पर भरोसा कम हुआ है। अभी हाल में एक CSDS का सर्वे आया था चुनाव के पहले कि पहले लोग 50% से ज्यादा लोग चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा करते थे और वो घट करके 28% के आसपास आ गया। आप समझिए कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है और नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, झूठा बयान, जैसे आपने शुरुआत किया था, बीजेपी ने शुरुआत किया 400 के नारे का नारा दिया था और अब क्या आ गए, मुस्लिम, पाकिस्तान, मटन, मछली, मंगलसूत्र। अब सवाल यह है कि देश की जनता के पास समस्या क्या है? समस्या तो है महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा ज्ञानेश जी, अभी जैसा हमसे जिक्र कर रहे थे विजय जी कि कई बार कंपटीशन ही नहीं होता प्रत्याशियों के बीच या फिर सरकारों के बीच, पार्टियों के बीच, तब भी लोग नहीं निकलते। आपको भी लगता है क्या ऐसा? नहीं, कंपटीशन तो इतना है कि बार बार मैंने जो सत्ता में बैठी हुई है बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों का अगर आप विश्लेषण करिए तो उनके कई बयान तो साफ साफ सफेद झूठ कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। आप भी पढ़िए घोषणा पत्र और लोगों को पढ़ाइए, कहीं नहीं लिखा है। तो आप समझिए कि कंपटीशन तो बहुत जोरदार है, कंपटीशन इतना जोरदार है। इसी पर रिएक्शन रतिभान जी का, क्या आपको भी लगता है कंपटीशन नहीं है इस बार के चुनाव में, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? कंपटीशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो वाचिक है, भाषण का कंपटीशन है, बयानों का कंपटीशन है, एक्स पर कंपटीशन है, सोशल मीडिया पर कंपटीशन, प्रैक्टिकल कंपटीशन नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकल कंपटीशन ये कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठित तरीके से रैलियां कर रही है, जुलूस निकाल रही है जगह जगह। तो इसका इफेक्ट भी क्या वोटर्स पर पड़ रहा है? लोग हैं, चाहे वो जो इंडी गठबंधन का के लोग हैं वो केवल बयानबाजी पर आश्रित हैं, उनकी जो ताकत है वो जमीन पर दिखाई कम पड़ रही है। तो क्या वोटर्स पर असर इसका पड़ रहा है, मतदान प्रतिशत पर इसका असर पड़ रहा है? जाना पड़े, जनता अपने से जो जनता खुद की नाराजगी उसी को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जमीन पर मेहनत नहीं करते दिख रहे हैं। अगर मेहनत करते दिख रहे हैं तो केवल भाषणों में, बयानों में और केवल सोशल मीडिया पर, वो प्रैक्टिकल जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। चाहे उनके कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो ठीक है समझ गई मैं रतिभान जी की प्रैक्टिकली नहीं है, सोशल मीडिया पर कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इसका वोटर्स से क्या लेना देना, क्योंकि हम मतदान प्रतिशत कम होने की बात कर रहे हैं। ज्ञानेश जी, मतदान प्रतिशत अगर कम होता है तो क्या ये वजह भी है? आपने तो इनकार कर दिया कि कंपटीशन जैसी चीज नहीं है, कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, और आपको भी लगता है प्रैक्टिकली है कोई कंपटीशन?
इसी बात तो कंपटीशन है, कंपटीशन इतना है कि आप समझिए कि जो बीजेपी है जो 400 का नारा दे रही है, बार बार वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आ गई है, तो समझिए कि कंपटीशन कितना है। अच्छा, पहले क्या होता था, आप याद करिए 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव में तब मुद्दे कुछ और होते थे, तब कांग्रेस का घोषणा पत्र कभी भी मुद्दा नहीं बना। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो सबसे लोकप्रिय है, 303 सीट मिल चुका है, 400 का नारा दे रहे हैं, फिर भी बार बार वो कहां अटक रहे हैं। ठीक है, आपका मानना है कि कंपटीशन है और मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है, उसके पीछे भी कई फैक्टर्स हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों जी, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं और एक लंबी चर्चा का ये विषय है। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए। रतिभान त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। तो मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लंबी बहस का विषय है, और जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से ये एनालाइज हो पाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।